ज़रा सोचिए, 1922 में पहाड़ के अंदर 3000 साल से बंद एक टूम्ब खोला जाता है और भीतर से इतना खजाना निकलता है कि वजन पूरी एक कार के बराबर हो। लेकिन असली राज ये नहीं कि सोना कितना था। सवाल ये है कि बिना मशीन, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा सोना निकाला कैसे गया कि 1922 में जब इजिप्शियन किंग तुतनखामुन का खजाने से भरा टूम्ब डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। चट्टानी पहाड़ के अंदर छुपा हुआ यह टूम्ब 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाना और किंग तुतनखामुन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूम्ब में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टूम्ब से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपयों के बराबर है। यह टूम्ब डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट यह देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम कई साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीन थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब प्राचीन मिस्री ये सोना निकालते तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फ्यूगे अपने टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने टूम्ब से मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन अलग अलग जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को यह तो मालूम पड़ चुका था कि तुतनखामुन के टूम्ब से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वह पहाड़ ढूंढने का जहां से प्राचीन मिस्री इतने ज्यादा सोने की माइनिंग करते थे। लेकिन यह टास्क कोई हल्का फुल्का काम नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद हैं और यह जानना कि सोना किस पहाड़ से निकाला जाता था वाकई एक इंतहाई मुश्किल काम था। गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फ्यूगे अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वन वैली से 80 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट एरिया में पहुंच गया, क्योंकि इस साइट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर तुतनखामुन के टूम्ब से मिलने वाला सोना भी इसी एरिया से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई निशान जरूर मिलेंगे। ये रेगिस्तानी इलाका 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की कमी की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी डेजर्ट के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है इसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में रेगिस्तान के अंदर जाते रहे। इस बंजर डेजर्ट में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। ध्यान से देखकर मालूम पड़ा कि यह एक कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि यह कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी प्रोवाइड करता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। उसके साथ आया दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में साफ दिखाया गया था कि डेजर्ट में बना यह कुआं और रेस्ट रूम इस रेगिस्तान का सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर प्राचीन मिस्री गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। प्राचीन इंजीनियर्स ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको यह भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे और भी सफर करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था वह मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने रेगिस्तान की गहराई में जाने का फैसला किया।
बंजर डेजर्ट में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो यह एक नॉर्मल सी जगह लग रही थी, लेकिन थॉमस का मानना था कि यह जगह प्राचीन गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर, जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसे इन टूल्स की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उस क्रश्ड स्टोन में से सोने के ज़रात अलग किए जाते थे। जब इस जगह और ज्यादा सर्चिंग की गई तो गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर पड़े दिखाई दिए, क्योंकि थॉमस को प्राचीन गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। इसी वजह से उसका मानना था कि प्राचीन मिस्री इन पहाड़ों को खोज खोज कर इनमें टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहां वह इस वक्त मौजूद है। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर वह सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक प्राचीन गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वह बात कर रहा था, वैसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर थे और अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का यह तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वह सिर्फ एक स्पून गोल्ड ही इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तुतनखामुन के टूम्ब से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में हजारों प्राचीन माइनर्स एक ही वक्त में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको यह टास्क कंप्लीट करने में कई साल लग गए होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको पिघलाकर मोल्ड्स में डालती थी, जिसमें तुतनखामुन का गोल्डन डेथ मास्क, उसकी ज्वेलरी, चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने यह टूम्ब डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद थीं। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स को पूरे 10 साल लग गए थे। और अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मौका मिले 3000 साल पुराने ऐसे खजाने के सामने खड़े होने का, तो तुम पहले उसकी कहानी महसूस करोगे या उसकी कीमत गिनना शुरू कर दोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये गोल्डन कहानी दिल को छू गई हो तो शेयर करके आगे भेजना मत भूलना, क्योंकि अगली बार एक और दफन राज खोलने वाले हैं। उम्मीद है फ्री टाइम का ये एपिसोड BHE आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।